400 सीटें हैं तो उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, इस तरीके से और करना चाहिए। और स्कॉलरशिप में जैसे कि हम लोगों ने अगर फाइट करी है तो हम कर रहे हैं, 3-4 साल पहले हमने फाइट करी तो उसका पैसा अभी तक भी हमारे अकाउंटों में नहीं आया। तो 3-4 साल का फ़र्क बहुत ज़्यादा मेजर हो जाता है मेरे हिसाब से। इसका ऐसा होना चाहिए कि अगर प्लेयर ने उसमें फाइट करी, उसमें पैसा लगाया, तो उसको 6 साल भर में उसको उसका पैसा मिल जाए, ताकि प्लेयर अपने आप पे फोकस कर पाए और देश का नाम रोशन कर पाए। तो मुझे इस चीज़ की कमी थी, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल युवाओं ने अपनी बात रखी है स्पोर्ट्स का कोटा को लेकर। आपने सर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? मेरा नाम सैयद अजहर अली है, मैं नायब काजी हूँ मंसूरी पंचायत संस्था की तरफ से। हम ऐसा भारत चाहते हैं 2020 में जिसकी छवि संसार के अंदर बहुत अच्छी हो, संसद की गरिमा बरकरार रखी जाए, उसके अंदर ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाए जिसके अंदर पूरे संसार के अंदर भारत की थूथू हो। अभी खेल भावना से हम जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें देखने में आ रहा है कि किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सबमिट हुआ, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, तो वो नारा संसार के अंदर जाना चाहिए कि हम किस तरह लोगों की सेवा करते हैं। यही चीज़ हमें संसद में नज़र आनी चाहिए। जो प्रत्याशी हम चुनकर भेजें वो साफ़ सुथरी छवि वाले हों। कई बार हमें पार्टी अच्छी लगती है, कई बार प्रत्याशी अच्छा लगता है। हमें साफ़ सुथरी छवि वाले लोग भेजने चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जिसको हम मनाने जा रहे हैं। यही तय करेगा कि 2030 तक हम कैसा भारत देखते हैं, और वो संसद में बैठे हुए लोग ही होंगे। तो उनका जो सिलेक्शन होना चाहिए वो साफ़ सुथरी छवि के लोग होने चाहिए, और ख़ास करके भारत की और संसद की गरिमा को बरकरार रखने वाले होने चाहिए। मेरा नाम मिनहाज अफजल मंसूरी है, मैं लखी भारत साहब का बोल रहा हूँ। मैं बात करना चाहूँगा एजुकेशन की, जिसमें पहले ये होता था कि नर्सरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप आती थी। लेकिन अब ये कर दिया गया है 9th क्लास से लेकर जहाँ तक वो पढ़ना चाहे LLB हो, चाहे MA हो, MCOM हो, वहाँ तक ही मिल रहा है। अब जो है नर्सरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रावधान बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और ये जो स्कॉलरशिप नहीं मिलने जिससे गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो पढ़ने में असक्षम हैं, जो केवल और केवल निर्भर करते हैं RTE राइट टू एजुकेशन पर, और राइट टू एजुकेशन के माध्यम से बहुत कमी का नंबर आ पाता है अच्छे से अच्छे स्कूल में। इसलिए मैं बात करना चाहूँगा एजुकेशन के ऊपर, जिससे कि अच्छे मतलब जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सके, गरीब बच्चों को। थैंक यू। और कोई बात रखना चाहते हैं? मैं सिकंदर सुड़ाला से, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अभी जो 2023 में जो हमारी सरकार चुन के आए तो वो मूलभूत सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करे, जैसे अच्छी रोडें सड़कें हो, टूटी फूटी सड़कों का सही वक्त पर मरम्मत हो, पानी की जो पीने की पानी की व्यवस्था सिर्फ जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके लिए आगे की रणनीति 2030 की जो हम लोग विजन लेके चल रहे हैं, उस विजन में सरकार अभी से कार्य शुरू करे। और यही नहीं, इसके अलावा तो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में जिस तरह से हमने कोरोना महामारी झेली है, उस कोरोना महामारी को देखते हुए आगे भविष्य में आने वाली ऐसी बीमारियों से बचने के लिए पहले से रणनीति सरकार बनाए, जिससे कि हमें वापस ऐसी महामारी का सामना न करना पड़े। इस तरह की सरकार जो ये अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती है, हम लोग उनको चुनने का, उन्हीं को ही चुने और उनको समर्थन दें। बिल्कुल विषय जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग सबके विचार निकल कर आ रहे हैं। मतदान प्रतिशत को लेकर कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैं ग्राम मंसूरी हवामेल क्षेत्र से। मैं मतदान परसेंट बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आदमी अपने मन से वोटिंग करता है। मतदान प्रतिशत जब बढ़ेगा जब कैंडिडेट यानी इस प्रकार का हो जो कि सबके भले की बात करता हो, सबको लेके साथ चलने वाला हो, और पार्टी कोई भी हो भले, लेकिन वो सबका ख्याल रखे हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में,
और जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो कुछ समय से कुछ बंद हो गई हैं और कुछ नई सुविधा आई है, तो उसमें जो है मतदान प्रतिशत तभी बढ़ पाएगा जबकि लोग शिक्षित होंगे और उसके लिए अग्रसर होंगे आगे। थैंक यू। आप में से कोई विषय रखना चाहते हैं? नाम दीजिए। इधर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का पहुंचना ये प्रत्याशियों पर निर्भर करता है। उससे ज़्यादा जो है जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर पहुँचाएँ। अभी तक तो जैसे ऐसा है जो प्रत्याशी जो होते हैं वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, घर घर जाकर के पर्चियाँ बांटते हैं, घर घर जाकर के लोगों को इकट्ठा करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो चुनाव समितियां हैं या जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म का प्रचार करें कि आम जनता मतदान केंद्रों तक पहुंचे और सही वक्त पर और उनको बिना खौफ बिना डरे मत करने का उनको सुनिश्चित करें, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाएं, तो जाकर के हमारा जो है राजस्थान में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और लोगों में इस चीज़ की अच्छी पहल होगी। वैसे चुनाव आयोग ने जो है तारीख को बदल करके भी इस और एक अच्छी पहल की, क्योंकि उस दिन में सावा था, पहले जो तारीख थी अब 25 तारीख की गई है। हो सकता है इससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि प्रत्याशियों के साथ साथ खुद चुनाव आयोग और चुनाव कमेटियां जो भी हैं सरकार की तरफ से नियुक्त की गई हैं वो इस ओर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मत बूथ पर पहुँचें और मतदान करें और निडर होकर मतदान करें, किसी प्रेशर में आगे नहीं करें, किसी दबाव में लालच में आगे नहीं करें। जैसा कि देखा गया है अक्सर जो है कि नशा और चीज़ पहले से ही बस्तियों में भेज दी जाती हैं मतदान करने के लिए, या कुछ और दूसरी सामग्रियां पैसे बांटे जाते हैं, उन चीज़ों पर भी खास निगाह रखी जाए ताकि साफ सुथरा और स्वच्छ मतदान हो और हमारा जो राजस्थान प्रदेश है इसके भविष्य के लिए अच्छे लोग चुनकर आए। वाकई ये बहुत ही सही बात है और अच्छी बात है कि ऐसे प्रत्याशी सच्चे और अच्छे व्यक्ति चुनकर आए। यही राजनीति का शुद्धिकरण यही है कि हम लोग कम से कम जब तक हम वोट नहीं देते, बहुत से लोग घर में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर, होटल में बैठकर या कहीं भी ऐसी जगह बैठकर राजनीति को गाली देते, पार्टियों को गाली देते, लेकिन असल में अगर उनसे पूछे कि आप वोट देते हैं क्या, तो कहेंगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। तो मुझे लगता है कि उन व्यक्ति को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि जो वोट नहीं देते हैं या जो अपने वोट देने की इच्छा नहीं रखते या वोट के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करते, बस चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसको गाली देना, उसको गाली देना। हम गाली देने का हक तभी है कि जब किसी को वोट देने का अगर अपने कर्तव्य निभाते हैं। वोट भी आपके साथ मैं नाड़ोती से कोटा से हूँ, कोटा का रहने वाला हूँ, काजी परिवार से हूँ। मैं 75 से और 77 तक आपातकाल के दौरान मैंने प्रेस रिपोर्टर भी की, फिर राजकीय सेवा में आ गया, प्रशासनिक अधिकारी से रिटायर भी हो गया। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ा हूँ, लेकिन पहले समाज है तो मैं हूँ और समाज नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, पहली बात। अब अपन मुद्दे पे आ जाए तो मुद्दे पे स्थिति ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अशोक जी ने चिकित्सा फ्री की है, इसी प्रकार से शिक्षा भी फ्री होना चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। और मुस्लिम समाज में एक सबसे बड़ा माइनस ये है कि दीन तो होना चाहिए, लेकिन दीन के साथ साथ दुनिया भी शिक्षा भी होना चाहिए। कंप्यूटर युग है और एक तो शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, और दूसरा शिक्षा के साथ साथ समाज में जो है अच्छाइयाँ तो ना के बराबर है, बुराइयाँ बहुत ज़्यादा है। अब तीसरी बात पे आ जाओ आपके
रोड साफ सफाई तो मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र है, मोहल्ले हैं, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में यही हालात है कि उनके जो अच्छे जनरल कास्ट के XYZ कोई भी, उसमें उनके वार्ड तो बढ़िया रहेंगे, चमचमाते रहेंगे, और मुस्लिम वार्ड को अगर जो आप पत्रिका के लोग जाकर के पूरे मीडिया, मैंने बाबूलाल घायल को भी कहा आज, मैंने कहा प्रैक्टिकल जाके देखोगे भाई कि ये कैसे जी रहे हैं, हरिजन से भी बदतर हालत में जी रहे हैं, ये हालत है वहाँ पे। मैं मुंह में कपड़ा बांध के जाता हूँ जब उसी एरिया में घूमता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये साफ सफाई भी नहीं है, रोडों का भी बुरे हाल है। और रहा सवाल कि जब चुनाव घोषणा पत्र, कोई भी सरकार, सेंटर को या स्टेट को, चुनावी वादा, चुनाव घोषणा पत्र तो करते हैं, लेकिन 4 साल तक तो मजे करते हैं, गधे गुलाब जामुन खाते, इस तरीके से खाते हैं, काम नहीं करते हैं। और 4 साल जब चुनाव नजदीक आते हैं तब दर लागू करते हैं, और ना वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता। उसका मेन कारण क्या है? सरकारी मशीनरी की। अब ये जाती हुई सरकार, जैसे अशोक जी ने घोषणाएं खूब की जी, पार्टी का नाम नहीं, मैं अशोक जी का नाम ले रहा हूँ, पार्टी का नहीं ले रहा, मुख्यमंत्री हमको आप CM बोले, सरकार बोल सकते हैं जी। अब मेरा निवेदन करना ये है, कहते हैं तो लोन नहीं मिलता, शिक्षा के क्षेत्र में लोन लेने जाते हैं, नहीं देते। मैं पहला उदाहरण हूँ कि कलेक्टर की रिकमेंड के बावजूद भी बैंक ने, शिक्षा के क्षेत्र में बैंक ने लोन नहीं दिया। मैंने मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, उसके बावजूद भी नहीं दिया। और फिर ये कहा लास्ट में जो MD था, उसने मेरे को ये शब्द कहे कि यार आपकी जगह दूसरे समाज का हो जाता तो आप तो इमीडिएटली हो जाता, तो कोई बात नहीं। ये लोन में भी दिक्कतें आती है, लोन नहीं देते बैंक के, मुस्लिम समाज का अच्छे पढ़ के आएगा तो वो बेचारा नहीं चल पाता। इसी तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के लिए पढ़ना चाहते हैं। मुस्लिम समाज में क्रीम बच्चे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बेटे भी, सभी हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको सफल देने के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं के बराबर होगा। जागृति पैदा करने की जरूरत है। मुस्लिम समाज सोया हुआ समाज है साहब, यानी कि मृत्युशैया पे सो रहा है। ये सोया हुआ समाज का मतलब मृत्युशैया पे सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है। उसको ये पता नहीं है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, उसको यही पता नहीं है। महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये स्थिति है साहब महंगाई की कि आपको शायद, मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, कई परिवार ऐसे, जनरल में क्या SC ST माइनॉरिटीज, बाकी जनरल में ऐसे परिवार हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं साहब, एक टाइम 3 बजे चूल्हा जलता है उनके। उसका मेन कारण क्या है? कमाने वाला जो है उसकी आमदनी इतनी सी बेचारे, जो वो बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या किराया देगा, क्या पढ़ाई कराएगा, क्या कराएगा, समझ में नहीं आएगी। चरम सीमा पे महंगाई तो महंगाई एक मेन मुद्दा है। अब आ जाओ विकास की, तो विकास की भावना हर सरकार करती है, चुनाव घोषणा पत्र लागू करती है, लेकिन अमल नहीं करती। जैसे उदाहरण के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे चुनावी 2014 में वादा किया कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा अलग चीज़ है, अमल नहीं किया। अमल सबसे बड़ी चीज़ है, और ये कोई भी सरकार आती है अमल नहीं करती। चुनाव घोषणा, अब मुस्लिम समाज जब इंटरव्यू में जाता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंटरव्यू में जाता है तो भी भेदभाव किया जाता है जी। दोबारा ऑफिस, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं? मेरा नाम इमामुद्दीन मंसूरी, मैं झोलवाड़ा जयपुर से। आज की ये जो परिचर्चा है ये देश के मौजूदा हालात पर चर्चा है। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि हमें कैसे कैंडिडेट चुनने चाहिए या कैसी सरकार बनानी चाहिए कि राजस्थान खुशहाल हो। देखिए ऐसा है कि अपना वोट उसी कैंडिडेट को दें जो कैंडिडेट बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक कट्टरता के और सब लोगों का वो अवसर दे, सबकी बात सुने और विकास की बात करें, खास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें। ये मजहबी जो नफरत का दौर चल रहा है इसको रोका जाए, और कम से कम ये है कि राजस्थान आने वाले 5 साल में पहले से ज़्यादा तरक्की करे। ऐसी ही सरकार को हमें वोट दें ताकि राजस्थान का विकास हो और भाईचारा, ब्रदरहुड जो है वो कायम हो, अमन और शांति की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो और सर्वांगीण विकास की बात हो।
ऐसी ही सरकार हमें चुनना चाहिए। धन्यवाद। मतदान पे बात करनी है। बोलो बोलो। चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की है कि जो 80+ है ना, 80 या 80 से ऊपर है वो है, उनके लिए उन्होंने जो मतदान % बढ़ाने के लिए जो किया बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है कि उनको घर से ही वोटिंग कराई जाएगी। और दूसरा जो कोई इस तरह गंभीर बीमारी में मुब्तला है जो वोटिंग बूथ तक नहीं जा सकता, पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकता, उसके लिए मतदान % बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी पहल की है, उसकी हम सराहना कर रहे हैं। मतदान पे बात करनी है। बोलो भाई बोलो। हम बात करते हैं मतदान का मुद्दा चल रहा था, तो देखिए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी पहल की है और ये कैंडिडेट मेहनत तो करता ही है, ये तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारा जो मतदान करना हमारा राइट्स है, हम अपने लोगों को या हमारे आसपास सबको जागरूक करें कि मतदान हमें हमारा राइट्स है, हम मतदान जरूर करें। क्योंकि गवर्नमेंट या निर्वाचन आयोग या कैंडिडेट तो मेहनत करता ही करता है, हमें भी हमारे में दायित्व है कि हम मेहनत करेंगे तो मतदान अवश्य बढ़ेगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि गेम खेल रहे हैं, बैठे हो पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरीके से उस चीज़ को छोड़ के मतदान के जागरूक हम करें और हमारे आसपास एरिया में मतदान को बढ़ावा दें तो मतदान अवश्य बढ़ेगा। थैंक यू। मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक विधानसभा में 5 से 7 हज़ार नए वोटर होंगे जो प्रथम बार अपना प्रत्याशी चुनेंगे। तो जो भी अभी नई सरकारें या जो भी क्या नाम है प्रत्याशी है, उनके लिए कोई ख़ास उन्होंने स्कीम नहीं बनाई है कि वो युवाओं को क्या देना चाहते हैं, कैसा फ्यूचर में कैसा राजस्थान देना चाहते हैं। तो पूरे राजस्थान के अंदर हज़ारों बल्कि लाखों वोटर्स होंगे जो कि पहली बार अपना मतदान क्षेत्र पहुँचेंगे और अपना मतदान का उपयोग करेंगे। उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो समझ सके कि उनके पास कौन सी स्कीम है जिसको वो लागू कर पाएंगे। पिछले जितने भी जो सरकार थी राजस्थान में, उसने लास्ट टाइम में इतने बोर्ड बना दिए, बेगिनती बोर्ड बना दिए, लेकिन उसके अंदर नियुक्तियाँ खुद हमारा जो तेली समाज है यहाँ पर आज हम जिसमें चर्चा कर रहे हैं, तो उस तेली घाड़ी विकास बोर्ड बनाया गया, लेकिन उसके अंदर नियुक्तियाँ नहीं दी। ऐसे कितने बोर्ड बनाए गए जिसमें नियुक्तियाँ नहीं दी गई। तो अब वो ये क्या चाहते हैं कि वो फिर आपको काम करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया। ठीक है, अब मौका है, हमारे पास भी मौका है, उनके पास भी मौका है, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये इससे क्या मतदान प्रतिशत घटता है। मेरा नाम मुजीब अहमद है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही एडवोकेट में आया हूँ। तो जो स्टूडेंट लाइफ के जो मुद्दे हैं ना, वो सबसे गंभीर है। आज एक जो स्टूडेंट है जो मानसिक जो प्रेशर होता है ना, वो जो झेलना उसके लिए काफ़ी बड़ी बात हो गई है। कोई भी एक वैकेंसी राजस्थान में या कहीं भी हो, वो एक पंचवर्षीय योजना बन गई है। उसका एक नोटिफिकेशन आता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं, मेंस लगता है और इंटरव्यू होता है। ये तो प्रोसेस होता है। लेकिन हो क्या रहा है, नोटिफिकेशन आता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है और फिर हाई कोर्ट जाते हैं। तो स्टूडेंट आज डरा हुआ है, वो ये सोचता है मैं ये वैकेंसी क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर नहीं कर पाया तो अब ये कब आएगी, वो इसी बीच पिसता हुआ जा रहा है। मतलब नोटिफिकेशन आ गया, अब उसको ये पता नहीं है कि अगली बार कब आएगी, बस वो दे रहा है। वो मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है, अब चाहे आर्थिक रूप से या फैमिली जो भी रूप चाहता है, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। जब वो ये देखता है कि मेरे साथ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं आज एक वैकेंसी के लिए मैंने इसमें 5 साल लगा दिए, 7 साल लगा दिए, 8 साल लगा दिए, तो उसका जो प्रेशर होता है उसको मेजर नहीं कर सकते। ना वो किसी से कह सकता है, ना किसी को बता सकता है। तो एक जो ये वैकेंसी का जो सिस्टम है, मतलब एक टाइम होना चाहिए कि आपने वैकेंसी दी, कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम में उसको फुलफिल भी करो। चाहे 1 साल दे दो, या फिर होता है कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार फिर आएगी, तो स्टूडेंट को ये रहता कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुई तो अगली बार मैं दे दूंगा।
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि एक वैकेंसी निकल गई तो उसको क्या किसी को पता नहीं वो वैकेंसी अगली बार कब आएगी। 5 साल उसने शुरुआत में क्लियर करने में लगा दिया, फिर दोबारा आई 5 साल, वो पंचवर्षीय योजना, मतलब एक वैकेंसी में 10 साल लग जाते हैं। तो वो जो स्टूडेंट की लाइफ है वो तो खराब ही हो गई एक तरह से। वो सोचता है मैं फिर तो कहीं नौकरी कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि घर पे भी पैसे ही चाहिए। और ऐसे ही एडवोकेट में हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ, उसमें एडवोकेट में आना बहुत आसान है। उसकी जो वकालत जब चलती है उसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो उसमें बीच का जो टाइम होता है जहाँ उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर गवर्नमेंट के तौर पे आने वाली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट उससे अगर वो सपोर्ट भी मिल जाए तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल बाद अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है तो 5 साल बाद अपनी वकालत चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें डट सकता है। लेकिन अगर उसको शुरुआत में ही वो सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो उस जगह भी स्टैंड नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम देखना चाहते हैं 2030 के अंदर। अभी पेपर लीक के इतने मामले, यानी एक पेपर लीक हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, हर पेपर लीक हो रहा है, तो ये क्या मसला है? तो ये भ्रष्टाचार, हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो। अब आपको सबसे निवेदन करें और कोई बचे किसी को बोलना बोलो भाई। एक बार 30 का कैसा राजस्थान होना चाहिए, उसमें हम सभी राजस्थानियों की ये अपेक्षा है कि एक तो हमारा राजस्थान शांति प्रिय शुरू से राज्य रहा है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में राजस्थान एक शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो 2030 का जो हमारा राजस्थान का जो मिशन है वो सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपसी सद्भावना और प्यार मोहब्बत से रहते हैं वैसा ही राजस्थान हमारा आगे जाए, ताकि हमसे दूसरे राज्य हमारे राज्य को देखकर प्रेरणा हासिल करें। दूसरा, हमारे इस राजस्थान के अंदर रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर हों, अच्छे रोजगार मिले, युवा बेरोजगार नहीं रहे। तीसरा, हम ये देखना चाहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो कि दूसरे राज्य के लोग भी आकर के हमारे यहाँ से इसका फायदा उठाएं। चौथा, हम ये देना चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में शिक्षा का ऐसा व्यवस्थाएं बने कि जिससे कि प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के लोग भी आकर के हमारे यहाँ से शिक्षित होकर के जाएं। चौथा जो है, हमारा लिविंग जो सिस्टम है वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि हम जो हैं इस तरह से हमारी जितनी भी बस्तियां हैं वो इतनी साफ सुथरी हों, इतने बेहतरीन उनकी व्यवस्थाएं हों, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था इतनी बढ़िया हो कि जब चाहे जहाँ चाहे पानी हमारे को 24 घंटे उपलब्ध हो। क्योंकि हमारा प्रदेश जो है सूखा प्रदेश है, यहाँ पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही। तो हम चाहेंगे 2030 का जो राजस्थान हो उसमें कहीं भी जो है अकाल या पानी से त्रस्ती वाली बातें ना हो, पानी संपूर्ण हो। जो हमारे डैम्स वगैरह बन रहे हैं या जो डैमों का जो हमारा जो है नदियों को जोड़ने का जो प्लान है वो पूरा होना चाहिए। इसी तरह से हमारी जो तमाम बेरोजगारी की जो हमारे युवाओं में है वो समस्याएं वो दूर होनी चाहिए। प्रदेश हमारा खुशहाल होना चाहिए। बिजली की व्यवस्थाएं हमारे किसानों को जो है बिजली पूर्ण रूप से मिलती रहनी चाहिए। खाद बीज हमारे जो किसानों को जो मिलना चाहिए समय समय पर वो अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। तो इस तरह का राजस्थान हो, यहाँ नफरत ना हो, यहाँ भेदभाव ना हो, यहाँ जातियों को लेकर के भेदभाव ना हो, यहाँ जो है दलित दूल्हों को, ST/SC दूल्हों को जो घोड़ियों पे से ना उतारा जाए, उनकी बारातों में हम संग शामिल हों, उनके साथ जाएं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े ना हो। इस तरह का राजस्थान होना चाहिए ताकि लोग विश्व में, यहाँ पर्यटक बहुत अच्छे आते हैं, पर्यटकों का हमारे यहाँ आना जाना बेहतर हो, ताकि लोग बात जो है ये देखें कि हमें राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो वाकई में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हम ऐसे राजस्थान की कल्पना करते हैं और उसके लिए मैं सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से निवेदन करूंगा कि वो ऐसे प्रत्याशी चुने जो एक बेहतरीन राजस्थान की स्थापना करें। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं? उसके बाद आपको सबसे निवेदन करूंगा कि वो समापन करें।
मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है, उसके का उपाय ये है कि पहले टाइम पे पहली से छठी के बाद में रोजगारमुखी शिक्षा दी जाती है सीनियर तक। तो वो जो 5-7 साल तक करता तो वो काम भी सीखता था। जैसे 6 घंटे 8 घंटे तो 6 घंटे तो उसमें वो 2 घंटे वो रोजगारमुखी शिक्षा दी जाती थी, तकनीकी शिक्षा सभी प्रकार की, टेक्निकल जैसे ITI करते हैं इसलिए। तो वो अगर जो लागू हो तो बेरोजगारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब स्थिति ये बेरोजगारों की जो स्थिति है कि बेचारा बैंक में जाए तो लोन नहीं मिले, बाजार में काम नहीं मिलता। अब स्थिति ये है कि यानी कि दयनीय स्थिति है। अब इसमें PM साहब को और CM साहब को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये निर्णय करना चाहिए कि भेदभावपूर्ण नीति न छोड़ करके विकास की ओर आगे बढ़े। विकास करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और छुआछूत की भावना खत्म करनी चाहिए, नफरत की भावनाएं खत्म करनी पड़ेगी। देश आगे जब भी बढ़ेगा कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आज स्थिति ये है कि बस मैं प्रैक्टिकली रोड पे घूमता हूँ, मुझे ज़्यादा पता लगता है कि मैं जब जाता हूँ तो मैं सुबह उठने के बाद में नमाज पढ़ने के बाद में कब्रिस्तान भी जाता हूँ, तो मशान भी जाता हूँ, तो फिर मैं हॉस्पिटल भी जाता हूँ कि ये तो दोजख है, या मुझे आना है। और डर है, वो डर पैदा होता है। मैं आप उदाहरण के अंदर दूँ कि मेरे घर में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, प्रोफेसर भी है, MBA भी है, सब है। वो इसलिए कि हमने 40 साल पहले जो सपना सोचा, अगर हमारा मुस्लिम समाज ये प्रण कर ले कि हमें शिक्षा दिलानी है, मैं आपको शायद आश्चर्यचकित होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा और मेरा जब हमारे मुस्लिम समाज द्वारा जो विरोध हुआ उसके परिणाम ये हुए कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक हुआ। चलो आपको सबको सुनो मेरी बात, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आज पैरों में खड़ी बच्ची है। मेरा सबसे पहले मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ये 25 तारीख तक हमें सबको अमन और चैन बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। किसी तरह की कोई भी नफ़रत की बात करें तो उसे बर्दाश्त से काम लेना चाहिए और हमें बिला वजह कोई झगड़े को होने जैसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे वक्त का फ़ायदा उठाते हैं और उस फ़ायदे को फिर वो नफ़रत में बदलते हैं। कुछ लोग समझते हैं इससे हमारे वोट बढ़ जाएंगे और कुछ लोग क्या समझते हैं कि हमने इसमें फाड़ कर दी, अलग अलग कर दिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अगर कहीं भी कोई बात किसी वजह से कोई छोटी मोटी घटना भी होती है तो हमें उन घटनाओं को बर्दाश्त से काम लेके उसे रफा दफा कर देनी चाहिए ताकि अमन चैन बना रहे और जो शानदार यहाँ का माहौल है गंगा जमनी तहजीब का वो बराबर रहे और उसमें कोई तरह की नफ़रत पैदा ना हो। यहाँ बहुत सारे मशवरे आए हैं और वो मशवरे वाकई ऐसे हैं कि जो वाकई ज़रूरत है इस बात की कि जैसे ये 2030 की जो मिशन की बात है उसके अंदर तेली महापंचायत ने मुख्यमंत्री जी को एक मेमोरेंडम बना करके 13 पेज का दिया है। उसमें सारी चीज़ें हमने लिखी है कि उसके अंदर हमने उनके सामने ये रिक्वेस्ट किया है कि साहब जब दलितों को आप जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, जो योजनाएं दे रहे हैं, जो फ़ायदा दे रहे हैं, तो मुसलमान तो दलितों से भी पिछड़ा हो गया। आप देखिए सच्चर कमेटी ने 87 में या पिछले उसमें जो दिया था, आज कितने साल हो गए कि दलित जो हैं उससे कमज़ोर पिछड़ा मुसलमान हो गया है, दलित हमसे आगे हैं। तो हमें भी ये हक बनता है कि जो आप कम से कम दलित को दे रहे हो, शेड्यूल कास्ट को दे रहे हो, वो रिजर्वेशन हमें भी दिया जाए, वो फैसिलिटीज़ हमें भी दिया जाए। जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप हमें दी जाए। उनको जो फ़ायदा शिक्षा के लिए जो भी आप देते हैं वो हमें भी दिया जाए। हमारी दयनीय हालत, हमारी इतनी कमज़ोर हालत है, उस सारी कमज़ोर हालत को जब भी दूर होगी कि सरकारें इसके ऊपर सोचे, ये ना देखे कि नहीं जाति की कोई बात नहीं है, बात कमज़ोर होने की है कि जो पिछड़ा है, कमज़ोर है, हम दलितों से भी ज़्यादा पिछड़े हैं। हमारा रिजर्वेशन ये कह के ख़त्म कर देते हैं मुसलमानों को जाति से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये गलत है। हम
जाति क्या तो सबसे पिछड़े हिंदुस्तान में है, इसलिए हमें रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, हमारी वो तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए जो एक दलित समाज को मिलती है, ताकि हमारा भी विकास हो। इसके साथ साथ मैं सबसे अपील करूंगा कि ये इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घर में कोई भी बंदा ऐसा ना रहे जो 18 साल का है और उसके पास आईडी कार्ड है, तो वो जा कर के ज़रूर वोट करे। वोट डालना हमारा 5 साल में जो एक हक मिलता है, ये ऐसा हक है कि अगर इसको हम छोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि खुदा के भी मुजरिम हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम जिसको पसंद करते हैं उसके हक में जाकर के वोट डालें, ताकि हमारी पसंद आगे बढ़े। हम जैसे करोड़ों इंसान हैं जो अच्छे लोगों को पसंद करते हैं और वो अपना वोट डालते हैं, तभी अच्छे लोग आकर के आगे। अगर हमने ये सुस्ती बरत ली कि क्या मेरे एक वोट से फ़ायदा होने वाला है, बहुत लोग दे रहे हैं, मैं न जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे घर में से 2 मेंबर नहीं जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत बड़ी गलती है। किसी भी हालत में हर इंसान को चाहिए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, ये इतनी बड़ी ताकत है कि भीलवाड़ा के अंदर एक वोट से जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो रह गए थे, सीपी जोशी साहब रह गए थे। तो बहुत बड़ी ताकत होती है वोट। हमने अपने वोट की ताकत को पहचाना नहीं है। मैं फिर ये सबसे अपील करूंगा कि भाई हमें अपनी वोट की ताकत को पहचानना चाहिए और हर घर में माँ, बहन, बेटी ये ना देखें कि माँ हमारी बुजुर्ग है, ये क्या करेगी वोट डाल करके, नहीं, बल्कि आप